नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इन्हेंस, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट हाथी और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। अभी हाल ही में जो सरकार है इसने डिसीजन लिया है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इन दोनों को एक साथ विलय कर दिया जाए। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर जाने तो अप्रैल 2023 में ही इसका घोषणा की गई थी कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है और प्रोजेक्ट टाइगर से इसको आपस में विलय कर दिया जाए। हालांकि अभी भी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं हुई है कि जो दो फाइनेंस है, जो दोनों के बीच में फाइनेंस है, वो कैसे डिवाइड किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट टाइगर को फाइनेंस मिल रहा है, जो प्रोजेक्ट हाथी के लिए फाइनेंस मिल जा रहा है, किस रेशियो के आधार पर दोनों को जो फाइनेंस है यानी वित्त पैसा दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। इसे लॉन्च किया गया था 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, वहां से इसे लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में स्थित है। किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें, जो प्रोजेक्ट टाइगर का जो क्रियान्वयन करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, वो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अगर हेड क्वार्टर्स की बात करें, इसके मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट टाइगर्स है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जो मतलब कि सेंट्रल स्पॉन्सर योजना है। सेंट्रली ही स्पॉन्सर मतलब केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब ये होता है कि उसमें सेंटर जो होता है प्लस उसके बाद जो स्टेट होता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उसमें पैसा लगाते हैं। दोनों का पैसा लगता है एक रेशियो के अनुसार। और भी इसमें देखते हैं कुछ आगे। प्रोजेक्ट टाइगर का पर्पज के बारे में, उद्देश्य यही है, वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सौंदर्य संबंधी कारणों से जो भारत की बाघ का आबादी है उसके अस्तित्व का सुरक्षा करना और उसे सुनिश्चित करना, ताकि इसका वैज्ञानिक महत्व भी बना रहे, आर्थिक लाभ भी मिल सके, सांस्कृतिक लाभ भी मिल सके, प्लस सुंदरता को भी डिफाइन किया जा सके। तो इसलिए इसे स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर्स। हर समय लोगों को शिक्षा और आनंद के लाभ के लिए ऐसे जैविक महत्व के क्षेत्रों को राष्ट्रीय विरासत के रूप में संरक्षित करना भी शामिल है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। बाघों के अगर संरक्षण की स्थिति के बारे में जानें तो भारतीय वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसका जो अनुसूची फर्स्ट है, अनुसूची 1 है, उसमें इसे रखा गया है संरक्षण की स्थिति के अनुसार। वहीं IUCN जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, IUCN, उसमें जो रेड लिस्ट इसकी बनाई जाती है, जो लुप्त प्राय जो प्रजातियां रहती है उसको रखा जाता है, तो उसमें यह एक्सटिंक्ट है यानी लुप्त प्राय घोषित किया गया है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्पीसीज की जो परसिस्टी यानी अपेंडिक्स सेकंड है, उस अपेंडिक्स यानी परसिस्टी सेकंड में रखा गया है बाघ संरक्षण को। आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट हाथी भी दिया है, तो इसके बारे में भी जान लेंगे। प्रोजेक्ट हाथी को 1992 में लॉन्च किया गया था। इसे भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। मिनिस्ट्री वही है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी प्रोजेक्ट जो हाथी है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें भी सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे। 2022 में जो प्रोजेक्ट हाथी था, इसे 30 साल पूरा हो गया था अपने जब इसे लॉन्च किया गया था। राज्यों को परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों की सहायता प्रदान की जाती है प्रोजेक्ट हाथी के तहत। प्रोजेक्ट हाथी का उद्देश्य यही है कि वित्तीय तकनीकी सहायता देकर जो हाथी है उसकी सुरक्षा करना, उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करना, और उसके बाद लोगों में जो स्थानीय लोग हैं उसमें हाथी के बारे में जागरूकता पैदा करना, ताकि जो हाथी और मनुष्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कम हो पाए, और जो पशु हैं उसकी बेहतर देखभाल के लिए चिकित्सा की देखभाल भी प्रदान करना इस प्रोजेक्ट हाथी का उद्देश्य है, ताकि हाथी सुरक्षित और संरक्षित दोनों रह सके। वहीं एशियाई हाथी के बारे में जानेंगे। एशियाई हाथी के बारे में जानेंगे तो एशिया महाद्वीप में, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा भूमि पर स्तनपायी जानवर है। सबसे बड़ा भूमि पर स्तनपायी जानवर एशियाई हाथी ही है। अगर इसके वितरण की बात करें तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। 13 श्रेणी मतलब कि 13 कैटेगरी में देशों में सूखा से लेकर गीले जंगलों और घास के मैदानों तक ये निवास करती है। 13 कैटेगरी वाले क्षेत्रों तक ये निवास करती है। सूखा से लेकर गीले जंगल से लेकर घास के मैदानों तक रहती है।
अगर इसकी कंजर्वेशन का स्थिति देखें, संरक्षण की स्थिति देखें, तो IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें इसे भी लुप्तप्राय घोषित किया गया है, और जो उसका परिशिष्ट फर्स्ट है उसमें रखा गया है। अब वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण की अनुसूची फर्स्ट में इसे रखा गया है, प्रोजेक्ट हाथी और एलिफेंट्स के बारे में। नेक्स्ट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में जानेंगे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ढांचे के तहत आयोजित भारत, बांग्लादेश, मॉरिशस समुद्री वैज्ञानिकों का एक सफल संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में एक सफल संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। किन देशों के बीच? भारत, बांग्लादेश और मॉरिशस के बीच ये समुद्री वैज्ञानिकों का एक अभियान शुरू किया गया है। किसके तहत? जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है। तो जो सागर निधि अभियान है वो CSC मतलब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ढांचे के तहत ही अपनी तरह का पहला अभियान था। जो सागर निधि है, ध्यान रखिएगा, जो सागर निधि मतलब समुद्र में सुरक्षा की दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए सागर निधि स्टार्ट किया गया था, वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत भी था। इसके उद्देश्य की बात करें तो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, हिंद महासागर का जो क्षेत्रीय वातावरण है उसमें परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना और प्रबंधन करना। ध्यान रखने का, जो मतलब हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, उससे संबंधित जो भी है उसका जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में, जो समुद्र या सागर में जो भी परिवर्तन आ रहा है और उसके अंदर समुद्र को लेकर जो भी भविष्यवाणी होती है, उन सब सारे चीज़ों के बारे में महासागर को ऑब्जर्व करना, प्लस उसके बाद जो डेटा होगा उसे संग्रह करना, कलेक्ट करना, इन सब सारा काम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। क्षेत्र में बेहतर पूर्वानुमान सेवाओं के लिए महासागर मानदंडों को मापने और मॉडलिंग करने में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी इसे स्टार्ट किया गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसको याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत और भी जानते हैं, यहाँ पर देखिए आए CSC कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसके बारे में बात करें तो इसका जो गठन है 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था। यह एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है। यह क्या है? जो कॉन्क्लेव है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये त्रिपक्षीय, इसमें 3 देश शामिल है। जो समुद्री सुरक्षा है उसको लेकर एक समूह गठित हुआ था। इसमें भारत है, श्रीलंका और मालदीव। ध्यान रखिएगा, भारत, श्रीलंका और मालदीव 3 देश इसमें शामिल है। मॉरिशस चौथा सदस्य देश है और बांग्लादेश, सेशल्स ने समूह में शामिल होने के लिए निमंत्रण के साथ पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है। ध्यान रखिएगा, चौथा सदस्य जो बना है इसके अंदर वो मॉरिशस है। मॉरिशस चौथा सदस्य बन गया है, लेकिन बांग्लादेश, सेशल ने इस समूह में शामिल होने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में अभी ये भाग ले रहे हैं। अगर इसके बारे में बात करें, CSC यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये 5 स्तंभों क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र स्थापित करता है। इसमें 5 स्तंभ क्या क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा का उद्देश्य है इसमें, और आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से भी इस कॉन्क्लेव को महत्वपूर्ण माना गया है। तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए भी ये कॉन्क्लेव है। साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और जो टेक्नोलॉजिकल सुरक्षा है, सिक्योरिटी, उससे से भी वो भी स्तंभ इस कॉन्क्लेव के अंतर्गत शामिल है। मानवीय सहायता और आपदा राहत, मतलब किसी भी संकट में किसी भी देश के अंतर्गत किसी प्रकार का आपदा आता है तो उसे मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करेंगे बाकी जो सदस्य देश हैं। अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, इसकी महत्व की बात करें, तो यह क्षेत्रीय सहयोग और जो साझा सुरक्षा है उसके उद्देश्यों को जोड़ देते हुए हिंद महासागर तक भारत की पहुंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य है चीन के प्रभाव का मुकाबला करना और सदस्य देशों में जो चीनी पदचिन्ह है उसको कम करना, मतलब जो चीन का पहुंच है, आउटरीच है, उसे कम करना। तो ये था इसका सिग्निफिकेंस जो कॉन्क्लेव है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है RBI के बारे में दिया है। RBI का डिजिटल भुगतान इंडेक्स के बारे में दिया है, उसके बारे में जानेंगे। RBI के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत में जो डिजिटल भुगतान है साल दर साल बढ़कर कितना हो गया? 13% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली है। किसकी? जो डिजिटल रूप से भुगतान हुआ है भारत के अंतर्गत 2023 में। RBI का आंकड़ा है ये। RBI का जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, इसे सितंबर 2022 में लगभग 377 की तुलना में लगभग 395 तक पहुंच गया है। जो इंडेक्स है इसका ग्रोथ हुआ है। इंडेक्स पहले 2022 में कितना था? 377 था, इससे बढ़कर कितना आया है? 395 इंडेक्स आ गया है। तो वृद्धि का कारण के बारे में जानेंगे कि ये जो सूचकांक है इसकी वृद्धि क्यों हुई।
इस सूचकांक में वृद्धि का श्रेय देश भर में जो भुगतान बुनियादी ढांचे और प्रदर्शन में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाया गया है। मतलब कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डिंग करने में जो महत्वपूर्ण काम किया गया है, प्लस उसके परफॉर्मेंस पर जो फोकस किया गया है, इन सब सारी चीज़ों को मिलाकर ये जो इसका डिजिटल पेमेंट है वो साल दर साल बढ़कर 13% से अधिक वृद्धि देखने को मिली है। वहीं DPI के बारे में बात करें, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें, तो यह देश भर में भुगतान में जो डिजिटलीकरण है उसके स्तर का आकलन करता है। कि मतलब कि ये लेवल चेक करता है कि मतलब देश भर में कितना जो डिजिटल भुगतान हो रहा है, पेमेंट्स हो रहा है, वो कितना इसका स्तर पहुंच चुका है। और जो विभिन्न डिजिटल भुगतान विधि है, जिस विधि से डिफरेंट प्रकार से जो पेमेंट किया जाता है, उसके चीज़ों को भी, वो वृद्धि को भी इसे दर्शाता है। जैसे कि फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, और भी सारे जो ऐप हैं उसके माध्यम से दर्शाता है कि किस में कितना इसकी वृद्धि देखने को मिली है। और DPI इंडेक्स अर्धवार्षिक है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक 6 माह पर इसे जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? RBI के द्वारा जारी किया जाता है। इससे कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स के क्या हैं? जैसे भुगतान सक्षम करता, मतलब भुगतान में सक्षम कितने हैं, उसका वेटेज है 25%, प्लस भुगतान और संरचना जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर 10% है। भुगतान और संरचना में जो आपूर्ति, ये तो मांग डिमांड पक्ष था, अब प्लस उसके बाद सप्लाई पक्ष है, इसका 15% वेटेज है। जो पेमेंट प्रदर्शन है उसका 45% है। उपभोक्ता से संबंधित जो भी इसका वेटेज रखा गया है 5% तक रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, सेमिकान इंडिया के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गुजरात में सेमिकान इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। सबसे पहले तो लोकेशन ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सेमिकान इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है, भारत के गुजरात राज्य में हुआ है, जिसमें भारत की जो वैश्विक सेमीकंडक्टर हब है बनने की क्षमता है और नवाचार और प्रौद्योगिकी प्रति प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया है। भारत में जो भी नवाचार है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, उसको हब बनाने के लिए गुजरात में सेमिकान इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें सेमिकान इंडिया है क्या, तो यह भारत में जो सेमीकंडक्टर मिशन चलाया गया था, भारत में जो सेमीकंडक्टर मिशन चलाया गया था उसके द्वारा आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है। उसके द्वारा आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है। कौन? जो सेमिकान इंडिया है, इस वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य यही है, भारत के अंतर्गत जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसको बढ़ावा देना और उसके डेवलपमेंट पर भी फोकस करना। किसका? जो सेमिकान इंडिया चलाया गया है कैंपेन, उद्घाटन उसका किया गया है। इसका उद्देश्य यही है, प्रतिभागियों के बीच जो भी कंपटीटर हैं उनके बीच जो नेटवर्किंग और ज्ञान का आदान प्रदान की जो सुविधा है उसे प्रोवाइड्स करना, और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण में भारत की जो क्षमता है उसे रिप्रेजेंट करना, उसे परफॉर्मेंस उसका सुनिश्चित करना। अर्धचालक के बारे में जानेंगे। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है क्या? यह अद्वितीय विद्युत गुणों वाली सामग्री है। यह एक मटेरियल होता है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें, चाहे मोबाइल हो गया, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या प्रौद्योगिकी हो गई, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है, सेमीकंडक्टर का यूज होता है। इसलिए यह जो सेमीकंडक्टर है यह इम्पोर्टेंट मटेरियल हो जाता है। आगे आएंगे, भारत में सेमीकंडक्टर जो मिशन चलाया गया है ISM, इंडिया में जो सेमीकंडक्टर मिशन चलाया गया था उसके बारे में जानेंगे। यह जो मिशन है भारत में जो टिकाऊ सेमीकंडक्टर है, डिस्प्ले इकोसिस्टम है, उसको विकसित करने के लिए जो भारत है का सेमीकंडक्टर मिशन इसे स्टार्ट किया गया है। एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में इसे स्टार्ट किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह काम कर रहा है। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा, इसे 2021 में लॉन्च किया गया था भारत सेमीकंडक्टर मिशन। इसका उद्देश्य यही है कि सेमीकंडक्टर के विकास को बढ़ावा देना और डिस्प्ले सिस्टम का जो डेवलपमेंट है उसे सुनिश्चित करना। एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में इसे स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य इसका यही है, अर्धचालक, प्रदर्शन, विनिर्माण, डिजाइन, पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन है उसके लक्ष्य को कुशल तरीके से सुचारू रूप से लागू करना। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कई नागरिक केंद्रित पहलों की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है नागरिकों से संबंधित कई सारे पहलों को ये स्टार्ट की है।
ये अभी हाल ही में अपना 17वां स्थापना दिवस मना रही है। ध्यान रखिएगा, ये अपना हाल ही में 17वां स्थापना दिवस मना रही है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका उद्देश्य यही है कि पहलों का जो पहल इन्होंने स्टार्ट किया है, मौसम सेवाओं को बढ़ावा देना, सूचना का प्रसार करना और समुद्र से संबंधित जितनी भी सर्विस हैं और जैव विविधता को भी बढ़ावा देना, इनका काम है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसे अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी कहा जाता है। इसके शुरू की कुछ पहलों की बात करें तो 4 नए पहल स्टार्ट किया गया है इसके द्वारा। इम्फाल जो मणिपुर में है, कोहिमा नागालैंड में, आइजोल मिजोरम में, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान, ये सबकी कैपिटल्स है। मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड कोहिमा है, मिजोरम का आइजोल है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का कैपिटल है। इसमें 4 नए मौसम विज्ञान केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि किसानों, मछुआरों, पशुपालकों सहित हमारे जितने भी कृषि समुदाय को लोग हैं उनको लाभ पहुंचाना, प्लस उसको ब्लॉक स्तरीय मौसम पूर्वानुमान और सलाह के लिए अलर्ट प्रसारित करने के लिए एक नई वेबसाइट भी बनाई गई है, जिस वेबसाइट का नाम है www.greenalert.com। ये नई वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट के माध्यम से जितने भी, चाहे हमारे छोटे किसान हो, मछुआरा हो, पशुपालक हो, सबको मौसम से संबंधित जितने भी पूर्वानुमान है वो इन्हें आसानी से मिल पाएगा। आइए जानते हैं MOES के बारे में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में। अगर इसके गठन की बात करें तो 29 जनवरी 2006 को इसका गठन किया गया था। 29 जनवरी 2006 को इसका गठन किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। इसका काम क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्य सीमा और मौसम पूर्वानुमान केंद्र और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पूरे पृथ्वी जोखिम मूल्यांकन केंद्र के विलय से किया गया। ध्यान रखिएगा, जो इसका गठन है, इसका जो गठन किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, इसका गठन किसको मिलाकर किया गया है? जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसको राष्ट्रीय मध्यम सीमा मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो पुणे में स्थित है, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का गठन किया गया है। और महासागर विकास मंत्रालय या मौसम, जलवायु, महासागर, जल विज्ञान, भूकंप विज्ञान के लिए सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जलवायु से संबंधित जो भी है, मौसम से संबंधित जो भी है, महासागर से संबंधित, जल विज्ञान और भूकंप से संबंधित जो भी गतिविधियाँ सर्विसेज होती है, ये प्रोवाइड करती है कौन? जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आगे बढ़ेंगे, लाओस चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। विदेश कार्यालय परामर्श के तीसरे दौर के दौरान भारत और लाओस के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो त्वरित प्रभाव परियोजना है, इसके लॉन्चिंग के लिए जो 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, 5 MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन। इसका उद्देश्य क्या है कि जो गहरे धार्मिक और लोगों के बीच जो संबंध है उसे और भी बेहतर करना। जो त्वरित प्रभाव परियोजनाएं हैं वो क्या होते हैं? जैसे छोटे पैमाने पर पहल या कार्यक्रम है जो विशिष्ट समुदाय या क्षेत्रों को ठोस या तत्काल लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई। जो त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं होती है ये छोटी होती हैं, प्लस उसके बाद ये ठोस भी होती है, प्लस तत्काल प्रभाव से कार्य करने के लिए इसे लागू किया जाता है। इस परियोजना का नाम है त्वरित प्रभाव परियोजना। इसके बारे में चलिए लाओस के बारे में देखेंगे। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। सबसे पहले तो जानेंगे लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लाओस मेकांग नदी से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है और यह पहाड़ी इलाकों से भी घिरा हुआ है। फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए भी यह जाना जाता है लाओस। पहाड़ी जनजाति बस्तियों और बौद्ध मठों के लिए भी जाना जाता है लाओस, तो इस लोकेशन को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नाइजर इस चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखेंगे। नाइजर में हाल ही में सैन्य तख्तापलट हो गया है, उसके कारण जो राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को हिरासत में ले लिया गया है। तख्तापलट की साजिश रचने वाले ने जिहादी हिंसा से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जनरल अब्दौर हमारे त्यानी को नया नेता चुना गया है। ये जो जनरल है उन्होंने बोला कि जो आतंकी गतिविधियां हैं, जिहादी गतिविधियां हैं वो बढ़ रही है, उसे काउंटर करने के लिए जो राष्ट्रपति हैं उन्हें हटाना जरूरी था। तो नाइजर के बारे में जानेंगे। पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। ध्यान रखिएगा, जो नाइजर है
ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। यह एकात्मक राज्य जिसकी सीमा उत्तर में लीबिया से, उत्तर में यहाँ पर लीबिया है, प्लस उसके बाद पूर्व में चाड है, फिर उसके बाद इसके दक्षिण में नाइजीरिया है, प्लस उसके बाद इधर माली है, इसके पश्चिम साइड में माली है, प्लस उसके बाद इसका उत्तर पश्चिम में भी अल्जीरिया है। तो ये था इसका लोकेशन के बारे में, नाइजर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।